पार्लियामेंट से जो लॉ पास होगा वही लॉ लागू होगा। और जब आर्टिकल 44 में स्पेसिफिकली हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद 289 संविधान सभा के सदस्यों ने कहा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उन्होंने कहा कि राज्य भारतीय सीमाओं के भीतर अपने नागरिकों को कानूनों का एक एकीकृत समूह प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। तो यानी जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके मुताबिक देश में विवाह को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, विरासत को लेकर, गोद लेने को लेकर, तलाक, भरण पोषण जैसे मामलों में एक जैसा कानून होना चाहिए। एक तरफ तो देश में हिंदू महिलाओं के लिए और हिंदू पुरुषों के लिए फाइनेस्ट कानून है, डाइवोर्स को डील करता है, मेंटेनेंस को डील करता है, इनहेरिटेंस को डील करता है, सक्सेशन को डील करता है, एडॉप्शन को डील करता है। दूसरी तरफ वही पर्सनल लॉ है जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ धर्म विशेष की बात करता है। तो ये 25 से गलत तरीके से लोग हैं, क्योंकि धर्म पर आघात नहीं है। एक ऐसी पद्धति चली आ रही है जो आजादी से पहले इस देश में, जिसमें कहते हैं कि हम संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे। तीसरी बात, इसी देश में गोवा में और फिर उसके बाद फॉलोड बाय स्टेट ऑफ उत्तराखंड में अगर आप देखें तो बिना किसी नागरिकों में लिंग के भेद किए हुए पति पत्नी के बीच में, बच्चों में धर्म के बिना ही जो है समान रूप से जो कानून है वो सबका लागू हो रहे हैं। अब समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य यह है कि धार्मिक रीति रिवाजों और शास्त्रों पर आधारित जो प्रत्येक धार्मिक समुदाय पर लागू होने वाला पर्सनल कानून है, व्यक्तिगत कानून है, वो जो है नहीं लगेगा। इसके बजाय एक यूनिफाइड कोडिफाइड कानून होगा जिसमें अदालतें निर्णय करेंगी कि किसी केस में तलाक ऐसा तो नहीं कुछ शब्दों के कहने पर, पत्र भेज देने पर, व्हाट्सएप से मैसेज दे देने पर हो जा रहा है, एक महिला को तुरंत तलाक दे दिया जा रहा है, या जो कोडिफाइड हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के मुताबिक। अब एक बात बताइए, इनहेरिटेंस में यह होता है कि बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होगा, और वहीं दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल नहीं होगा। लॉ एक कहता है एक तरफ कि महिलाओं को अगर भरण पोषण नहीं मिल रहा है तो वो अदालत में जाकर के सेक्शन 125 सीआरपीसी अब बीएनएसएस की जो धारा है उसके मुताबिक मेंटेनेंस ले सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग डिसाइड करेंगे कि मेंटेनेंस का क्वांटम क्या होना चाहिए। वसीयत के केस में महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार जो मिलता है, एक तरफ वो कोडिफाइड लॉ है और दूसरी तरफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उस पर डिबेट हो। तो इसलिए जरूरी है कि देश में समानता बढ़ावा देने के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए, राष्ट्रीय एकता का समर्थन करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, और जो व्यक्तिगत पर्सनल लॉज है उसमें खामियों के लिए जरूरी है कि यूनिफाइड लॉ। आपने आर्टिकल 14 की बात कही, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। पूर्णिमा मिश्रा है इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए, और हमारी कोई मुस्लिम बहन वो हिंदू नहीं है इसलिए उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि जो समान नागरिकता होगी तो आर्टिकल 14 का सही तरीके से यू कांट हैव टू सेट ऑफ रूल्स। ऑन द वन साइड आप ये नहीं कह सकते कि हम तो संविधान के अनुसार चलेंगे, और दूसरी तरफ कहेंगे नहीं व्यक्तिगत कानून के अधिकार चलेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी हैज टू बी प्रैक्टिस्ड इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन, और यही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूल उद्देश्य है। ठीक है सर। रनीश जी, धारा 370 ट्रिपल तलाक, महिला रिजर्वेशन बिल, बाद में जब वो डिलिमिटेशन के साथ आया, और उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब विपक्ष का विरोध देखने को मिला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे अजय जी, अरे एक सवाल पूछ, अरे रुक जाइए ना प्रभु, पहली बार आए हैं क्या? आप ही पूछ लीजिएगा क्या सारे सवाल? आप फिर इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए सर, फिर आप ही पूछ लीजिएगा सारे सवाल, आप इधर आ जाइए, ऐसा करिए। भारत में सभी नागरिकों के लिए आपराधिक कानून तो एक समान है। भारत में सभी नागरिकों के लिए आपराधिक कानून तो एक समान है, लेकिन व्यक्तिगत मामले, पर्सनल लॉ अलग अलग धर्मों में अपने नियम, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट या मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अश्विनी जी 30 सेकंड्स अश्विनी जी फॉर द आंसर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड
का मूल उद्देश्य है जो व्यक्तिगत कानूनों में खामियां हैं उनको दूर करने का। वर्तमान में जो विभिन्न धर्म हैं जिसमें व्यक्तिगत कानून है उसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटी है और इनमें ऐसे मूल्य हजारों साल से चले आ रहे हैं जो वर्तमान समय के अनुरूप नहीं हैं। तो जो समान नागरिक संहिता है वो पुराने कानूनों को दूर करके वर्तमान में जो अनुरूप जो जरूरत है उसके हिसाब से महिलाओं को, बच्चों को उनका हक देने के लिए जरूरी है। देश में दो तरह की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। एक प्रैक्टिस नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश की विविधता को ठीक है। ओके अश्विनी जी, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है अश्विनी जी, आपका जवाब मिल गया। अब अजय जी जरा रुकेंगे। रमनीश जी, कास्ट और रिलीजियस बेस्ड पोलराइजेशन होने का डर है क्या, या फिर किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है इनके पास जो यूसीसी को लेकर इतना विरोध है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं जब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा तो है नहीं। जनसंघ के ज़माने से लेकर के आज तक 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का नया नाम जब दिया जाता है जनसंघ के बाद, तब से ये पुरजोर समर्थन किया है। और आज तक भी हेमंत दादा ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक नहीं होता और मैं भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं होता तो असम में भी ये लागू नहीं हो पाता। बात है कि वन नेशन की जब हम बात करेंगे, एक राष्ट्र, तो वन सिविल कोड की भी बात करेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं वह भी, उनका भी आह्वान यही था। उन्होंने भी, उनका भी विजन यही है कि हमारा एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। फिर बात करें कि देश में देखिए खास करके जो माहौल बनाने के प्रयास कर रहे हैं कि जो एक तबका जो है अल्पसंख्यक, जबकि एक उनकी बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, वो नाराज़ हो जाएंगे। और उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए आप देखिए कि टीवी पे बैठ करके और जो बाहर में जो नेता हैं वो राग अलाप रहे हैं। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से है कि नमाज हो, चाहे पूजा हो, चाहे हमारा मंदिर जाने की बात है, चाहे मस्जिद में, इसमें कोई भी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं है। इसका सीधा जो संबंध है वो है विवाह से, चाहे उत्तराधिकार से, चाहे मैरिज सर्टिफिकेशन से, चाहे लिव इन जो है इन है रिलेशनशिप उसका सर्टिफिकेशन से। और दूसरी बात है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो जिसमें एक ऑटोनोमस तरीके से जो स्वायत्ता और स्वतंत्रता दी गई खास करके मुसलमानों को कांग्रेस के द्वारा, मुझे लगता है उसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने की बात आती है। लेकिन यहाँ पे जब हिंदू कोड बिल लेकर के जब हम लोगों के लिए लेके आया जाता है तो उसका सबसे पहले विरोध करने वाले राजेंद्र बाबू थे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वो कुठाराघात था। तो उसमें ये सारे के सारे लोगों की कोई भी आवाज नहीं है, चूंकि इन्हीं का तो था, ये प्रावधान ही था, इन्होंने लेके आए। फिर बात करूं कि जब आप 1991 वर्शिप एक्ट हमारे खिलाफ लेकर के आया जाता है ताकि हम मंदिरों के लिए आवाज ही ना उठाएं, 1947 के बाद जो भी जिस तरीके से जिस स्वरूप में है उसके ऊपर हम 50,000 से ज्यादा मंदिर है उसके ऊपर आवाज ही ना उठाएं। उसके बाद फिर कम्युनल वायलेंस एक्ट जब 2012 में लेकर के ये लोग आते हैं कि कोई भी दंगा फसाद होगा इसमें हिंदू जो है वही आरोपी सिद्ध होगा, तब तो कोई भी आवाज नहीं आती। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लेकर के आया जाता है, खास करके कश्मीर की बात करूं, धारा 370 हटने के बाद वहां पे 2 झंडे इसके पहले लगाए जाते थे, एक कश्मीरी झंडा, उसके बाद एक तिरंगा। आज वहां पे हर जगह एक ही तिरंगा के झंडा लगाया जाता है। तो ये हमें जिस तरह की आजादी, नहीं और कोई परेशानी नहीं वहां पर, यूनिफॉर्म आज कोई परेशानी नहीं। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे किसी को असम में लागू होने जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मध्य प्रदेश, गोवा में सबसे पहले से कब से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। जबकि वहां पे तो हिंदू की आबादी के साथ साथ वहां पे मुसलमान और क्रिश्चियन की बहुत बड़ी आबादी है। फिर मैं बात करूं, दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं है, दिक्कत उन सियासतदान को है जिनकी दाल आज गल नहीं रही है, जिनको आज लग रहा है कि हर चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुसलमानों को हम खुश करने के लिए ऐसा कौन सा सगुफा लेकर के आए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपको क्या चाहिए? 4 शादी करने के लिए, गोश्त खाने के लिए दे दिया जाए, तब बड़े खुश हो जाएंगे ये लोग। नहीं इनका नहीं ये आप 4 शादियों की बात करिए, 4 शादियों की बात करी जाए, लेकिन 4 शादी क्यों होनी चाहिए? नहीं ये फूड एंड चॉइस की बात है, यही तो है ना। ये चॉइस की क्या बात होती है? गाय का गोश्त खाए तो ये चॉइस की बात होती है? ये हमारे सनातन धर्म का ये अपमान नहीं होता है क्या? ये लोग देखने आते हैं क्या? और